पढ़ाई करते हो और याद नहीं रहता है, ऐसा होता है? हाँ, होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा? पता नहीं। सबके साथ होता होगा ना लगभग, कि पढ़ते हो, किसी को ज्यादा, किसी को कम, होता है, सबका फिर एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आ रहा है, या बहुत ज्यादा सिलेबस से पढ़ रहा हो, मतलब एक साइड से पढ़ रहे हो, दूसरे साइड से भूल रहे हो, सबसे निकलते हैं। ठीक है? तो कोई तो तरीका होगा ना कि हम लोग सही से पढ़े और फिर ना भूले, कि लगभग कम से कम एग्जाम तक तो ना भूले, ठीक है? 1-2 साल तो कम से कम याद रहे, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में भूल जाए, या अभी पढ़े शाम को फिर भूल गए, या 1 महीना बाद भूल गए। एग्जाम तो 1-2 साल बाद ही आएगा ना, 1 साल बाद ही तो आएगा ना। तो उससे पहले भूल जाओगे तो फिर क्या होगा? पढ़ाई उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को सही तरीका चूज करना है कि पढ़ना कैसे है। समझ आया? तो मेमोराइजेशन, अगर हम लोगों को कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज ऐसा होता है कि कंसेप्चुअल चीज, ठीक है, वो तो समझना ही है, कुछ चीज होता है मेमोराइज करना, ठीक है। तो दोनों को कंबाइंड करके अगर पढ़ोगे, ठीक है, दोनों को लिंक करके पढ़ोगे, तो पहला चीज देखो, कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक हो, वो जियोग्राफी का टॉपिक हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, या पॉलिटी पढ़ रहे हो, पहला तो हर टॉपिक में क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं और कुछ कंसेप्ट होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर ऐसे पढ़े कोई भी टॉपिक को कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन, उनको अंडरलाइन करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे देखोगे ना कि बुक्स में पढ़ रहे हैं और वो हाईलाइटर से हाईलाइट करते जा रहे हैं, ठीक है, इतना हाईलाइट कर दिए कि पूरा बुक्स हाईलाइट हो गया। तो अगर हाईलाइट पूरा बुक ही कर दिए तो हाईलाइट करने का मतलब क्या बना? ऐसा नहीं होता है ना कि अगर हाईलाइट कर रहे हो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा या कुछ कंसेप्ट होगा, उनको हाईलाइट करोगे। पूरा बुक्स ही हाईलाइट कर दोगे तो बुक्स ही कलर बुक खरीद लेते, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ के, बच्चों का जैसे कलर बुक होता है। तो वैसे अगर पढ़ोगे तो फिर मतलब वो हाईलाइट करना ना करना वो लगभग सेम है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, पहला फर्स्ट तो हम लोगों को जो कंसेप्ट है उनको सही से, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो तो पहले इकट्ठा करना है। जैसे देखो, अगर कोई भी कंसेप्ट समझ रहे हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगा, बिना इन्फॉर्मेशन में कंसेप्ट नहीं होता है। तो पहले तो जो उनका इन्फॉर्मेशन है उसको, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कर लो, पढ़ लो। फिर उसके बाद क्या करोगे, उनको लिंक करो। देखो कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से लिंक हो सकता है अगर लिंक करना आता है तो, ठीक है, लिंक करना अगर स्ट्रैटेजी आता है तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ लिंक कर सकते हो। अगर लिंक जैसे देखो ना, हम लोगों का जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, फिर यूनिवर्स है, तो एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्टेड है ना, इसीलिए तो एक दूसरे से दूर नहीं जा रहा है, ये भाग नहीं जा रहा है। एक ऐसे कभी हो सकता है कि हम लोगों का जो सोलर ठीक है, सोलर सिस्टम है, वहां से एक प्लैनेट मतलब दूसरे जगह भाग गए, दूसरे सोलर सिस्टम में चले गए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से कंबाइंड फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे बधा हुआ है। अगर बधा हुआ नहीं होगा तो क्या होगा, एक भाग जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई जब करोगे तो एक इंफॉर्मेशन और दूसरे इंफॉर्मेशन को अलग अलग रखोगे तो भाग जाएगा ना इंफॉर्मेशन। तो क्या करना है, इंफॉर्मेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू बांधना है, लिंक करना है। अगर नहीं बांधोगे तो फिर क्या होगा, भाग जाएगा एक एक करके, फिर लास्ट में अंडा सुन्नो, कुछ नहीं बचेगा, एग्जाम में जाके कुछ याद ही नहीं आएगा। तो पहला तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो, उसके बाद उनको लिंक करो, ठीक है, बांधो पहले कंबाइंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के। कैसे बांधना है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। फिर दूसरा चीज होता है कि उनको फिर अगर बांध भी दिए, फिर एक चीज क्या है, अगर मेमोरी हम लोगों का, मैंने क्या बताया था कि हम लोगों का जो मेमोरी है वो कैसे काम करता है, इमेज में काम करता है, वर्ड में तो काम नहीं करता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी चीज जैसे अगर बताए ए, तो आपका दिमाग में क्या आ रहा है, ए का अल्फाबेट लेटर आ रहा है ना, इमेज। मैं अगर बी बोलूं तो बी क्या आ रहा है, बी लेटर आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या, बी के मिलते जुलते कुछ आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ये कुछ लेटर होता ही नहीं हम लोगों का दिमाग में, हम लोगों का दिमाग में सिर्फ इमेज होता है। क्योंकि हम लोगों ने बुक्स में कहीं बचपन में देखे थे, ये दिखता ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है, तो इसलिए हम लोगों का इमेज आ गया, ये ऐसा होता है। तो हम लोगों का जो माइंड है वो इमेज में काम करता है। तो हम लोगों का माइंड का अगर हम लोग उल्टा हिसाब से काम करें तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए पहला तो ये समझ लेना है अपने दिमाग को, अगर दिमाग को यूज करना है तो पहले दिमाग को समझना पड़ेगा ना। तो दिमाग को पहले समझ लीजिए, हम लोगों का दिमाग इमेज में काम करता है।
जैसा अगर मैं आपको बोलूं कि बॉल, तो क्या समझ में आ रहा है? फुटबॉल, तो एक फुटबॉल समझ में आएगा ना, एक फुटबॉल का इमेज आएगा, ठीक है। फुटबॉल तो तुम्हारा फुटबॉल मैंने जब बोला तो ये वाला आया क्या? फुटबॉल, ये वाला जो रिटर्न है ये वाला आया या फुटबॉल का इमेज आया? इमेज आया ना। तो हमेशा दिमाग में इमेज आएगा, वो जो रिटर्न है वो नहीं आएगा। तो तुम जब भी एग्जाम में जाके, ठीक है, वो याद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? इमेज आएगा। तुम्हारा लेटर, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में जाके वो बुक से याद करने की कोशिश करते कि क्या पॉइंट था, तो पॉइंट कभी हम लोगों का मेमोरी होता ही नहीं वैसे, तो याद होगा ही नहीं। तो इसीलिए उनको क्या करना है, हम लोगों को इमेज के साथ कनेक्ट कर देना है। अगर इमेज के साथ, जैसे अगर मैंने अगर बोला, ठीक है, कि कोई भी नाम लिया, जैसे फुटबॉल हो गया तो फुटबॉल का हम लोगों का इमेज आ रहा है, ठीक है। हम अगर मैंने बोला कि इंडिया, तो क्या आएगा? इंडिया का मैप का आएगा ना। अगर मैंने माउंटेन बोला तो एक माउंटेन का इमेज आएगा, हिमालय का इमेज आएगा। तो ऐसे हर चीज हम लोग का इमेज में काम करता है। तो हम लोग इमेज में कैसे इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल, ये चीज तो समझ आएगा कि हम लोगों को मतलब इमेज में सोचना है, अंडरस्टैंडिंग को लिंक अप करना है। लिंक देखो, इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पहला क्या पढ़ते हैं? फिजियोग्राफी पढ़ते हैं कि कहाँ पे क्या है, प्लेन से, कहाँ पे माउंटेन से, ठीक है, कहाँ पे प्लेटूस है, कहाँ पे डिजर्ट है, कहाँ पे रिवर से, ये सब पढ़ते हैं ना। एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया कि सॉइल, कौन सा सॉइल कहाँ पे मिलता है, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे मिलता है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलता है, एलुवियल सॉइल कहाँ पे मिलता है, ठीक है, एरिड सॉइल कहाँ पे मिलता है। फिर दूसरा टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक क्या हो गया? रेनफॉल कौन सा कहाँ पे होता है, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। और फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कौन सा क्रॉप्स कहाँ पे होता है। तो ये अलग अलग टॉपिक हो गया ना ज्योग्राफी का। तो ये टॉपिक को अगर अलग अलग करके याद रखोगे कि कौन सा क्रॉप कौन सी जगह में होता है, कौन से एरिया में होता है, ठीक है, कौन से सॉइल में होता है, कौन से टेम्परेचर में होता है। फिर अलग से याद रखोगे कहाँ पे बारिश ज्यादा होता है, कहाँ पे बारिश कम होता है। फिर अलग से याद रखोगे सॉइल कौन सा कहाँ पे मिलता है। फिर फिजियोग्राफी याद रखोगे कहाँ पे माउंटेन से, कहाँ पे प्लेन से, कहाँ पे डिजर्ट है। तो ऐसे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा हो गया ना। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन तो होगा ही, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बताया ना ग्रेविटेशन फोर्स से हम लोगों को कनेक्ट करना है। जो 9 प्लैनेट जैसे कनेक्टेड है ना, उनको कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे देखो, ये वाला जो एरिया है गैंजेटिक प्लेन है, ठीक है। गैंजेटिक प्लेन मतलब रिवर, ठीक है। रिवर जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर का आसपास क्या होगा? गैंजेटिक प्लेन होगा। तो प्लेन एरिया में, ठीक है, अगर गंगा है तो वहां पे कौन सा सॉइल मिलेगा? एलुवियल सॉइल ही मिलेगा ना। गंगा, अगर कोई भी गैंजेटिक प्लेन से, तो एलुवियल सॉइल मिलेगा, मतलब फर्टाइल सॉइल मिलेगा। एंड क्या होगा? प्लेन एरिया होगा। रिवर के आसपास, रिवर में प्लेन एरिया होगा ना। अगर बेसिन्स बन रहा है तो प्लेन एरिया होगा। तो प्लेन एरिया में एलुवियल सॉइल में क्या, कौन सा फसल उगेगा? ठीक है, जो राइस उगेगा वही उगेगा ना। तो हम लोगों को क्या कर दिया कि जो गैंजेटिक जो प्लेन से, ठीक है, वहां पे क्या होगा? राइस ही उगेगा ना। इस एरिया में राइस ही उगेगा। और अगर इस एरिया में राइस उग रहा है तो राइस के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा बारिश होना चाहिए ना, पानी ज्यादा चाहिए राइस उगाने के लिए। हर ऐसा राइस क्या होता है कि जो भी मतलब राइस उगाने के लिए डेली पानी देना पड़ता है, या एक दिन अंदर अंदर पानी देना पड़ता है ना। तो अगर ऐसा कोई जगह है जहां पे पानी का दिक्कत है, वहां पे राइस होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मतलब जहां पे फर्टाइल सॉइल होगा, जहां पे पानी ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पे प्लेन होगा, वहीं पे राइस उगेगा। तो हम लोगों को अगर पता भी नहीं है कि राइस कहाँ उगता है तो भी कर सकते हैं ना। अगर हम लोगों को पता है कि यहाँ पे प्लेन सॉइल है एंड फर्टाइल सॉइल है, तो बता सकते हैं हाँ राइस होगा। वहां पे पता है पानी है, मतलब हाँ होगा। जैसे अगर कोई भी एक नाम आ गया कि इस स्टेट में राइस होता है या नहीं होता है, तो कैसे पता करोगे? देखो उनका कंडीशंस मैच कर रहा है या नहीं, फर्टाइल सॉइल है या नहीं, एलुवियल सॉइल है या नहीं है, बारिश सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर चारों में से कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे एक पता है तो क्या होगा? मैं वो नहीं पता है फिर भी आंसर कर सकता हूं ना। हाँ, तो जब भी एमसीक्यू का क्वेश्चन अटेंड करोगे तो चारों ऑप्शंस नहीं पता होगा ना, एग्जैक्टली आंसर नहीं पता हो सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कनेक्ट करना आ गया, ठीक है, लिंक करना आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एक चीज को पकड़ना आ गया, तो बाकी 3 चीज निकाल सकते हो, या बाकी 3 चीज आता है तो एक चीज निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज, अगर देखो जो डिजर्ट एरिया है, डिजर्ट एरिया में क्या होता है? बारिश नहीं होता है, तो यहाँ पे बारिश भी कम होगा। बारिश कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा? राइस नहीं होगा, एरिड सॉइल होगा। सॉइल कैसा होगा? एलुवियल सॉइल होगा? यहाँ पे नहीं होगा। तो कौन सा सॉइल होगा? एरिड सॉइल होगा, जो डिजर्ट सॉइल होता है।
और बारिश यहाँ पे तो नहीं होगा। देखो एक चीज मैं पकड़ रहा हूं, बाकी तीनों चीज निकल जा रहा है, ठीक है। देखो अब बारिश, अब ये तो मैंने फिजियोग्राफी से बात करें, अब इधर से देखते हैं, इधर से तो मैंने तीनों चीज निकाल रहे थे, अब इधर से देखते हैं, ठीक है। बारिश से जैसे अगर इस जगह में बारिश होगा तो बारिश जो चीज मतलब जो बारिश में ज्यादा होता है, क्या होता है यहाँ पे बारिश में, क्या राइस ज्यादा उगेगा, तो यहाँ पे क्या होता है राइस उगता है इस जगह में, तो राइस उगता है। तो देखोगे वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा यहाँ पे लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं ना। तो जो चीज जहां पे उगेगा वो लोग वही खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को कल्चर का भी पता चल जाता है, कल्चर भी अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा कि हाँ कौन सा क्या होता है। यहाँ पे लोग राइस खाएंगे। अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उतना राइस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है गेहूं होता है, तो वहां के लोग क्या खाएंगे, रोटी खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दिल्ली जाएंगे तो वहां पे लोग राइस नहीं खाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिवर उतना नहीं होता है, यहाँ पे कितना है रिवर है, तो रिवर है तो मछली सब लोग पकड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे तो क्या खाएंगे, मछली खाएंगे। यहाँ का लोग मछली नहीं खाएंगे। यहाँ पे क्या है माउंटेन है, तो माउंटेन में हम लोग राइस कैसे उगाएंगे, माउंटेन में क्या करेंगे हम लोग, फॉरेस्ट ऑयल होगा, वहां पे फॉरेस्ट ऑयल होगा तो फॉरेस्ट मिलेगा, हम लोग को वुड मिलेगा, ठीक है। जो दार्जिलिंग है आसाम है, यहाँ पे क्या है हिमालय का हिमालय का निचली एरिया है। हिमालय के निचले एरिया में क्या होगा, टी, वहां पे बारिश अगर होता भी है तो बारिश का पानी नहीं रहेगा, तो उसके लिए सबसे सुइटेबल क्या होगा, टी उगेगा। तो ऐसे अगर हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, याद रखना आसान हो जाएगा ना। तो चारों में से जैसे मैंने चार लिया, एक हो गया क्रॉप्स, एक हो गया हम लोगों का मतलब बारिश का कहाँ पे कितना बारिश होता है, एक लग गया हम लोग सॉइल, एक फिजियोग्राफी। तो चारों में से अगर आपको एक पता भी नहीं है, ठीक है, और वो एग्जाम में आ गया तो एक साथ तो चारों नहीं भूल सकते हो ना, एक साथ भूल सकते हो चारों, दो भूलोगे एक भूलोगे तो बाकी भूलोगे तो बाकी चीज से निकाल लोगे, तब क्या होगा आंसर में आंसर कर पाओगे, तब तो आंसर नहीं गलत नहीं होगा ना। तो ऐसे करके हम लोग और भी हम लोगों का जो मेमोरी है, ठीक, उसको और भी मतलब ज्यादा टाइम ज्यादा किए से तो भूलोगे ही नहीं, चारों तो नहीं भूलोगे ना, एक भूलोगे तो दूसरे से आ जाएगा। तो ऐसे करके मतलब जैसे होता ना, अगर चार दोस्त हो और एक दूसरे से मतलब अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग है दो चारों में, तो अगर कोई एक प्रॉब्लम में आएगा तो बाकी तीन बचा लेंगे ना, या कोई दो प्रॉब्लम आएंगे तो बाकी दो बचा लेंगे। तो ऐसे करोगे तो क्या होगा, चारों का फायदा है ना, कभी प्रॉब्लम में आएंगे ही नहीं वो लोग, और आएंगे भी तो जल्दी निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो फिर एग्जाम में सही आंसर कर पाओगे एंड एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है, समझ आया। आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये सिग्निफिकेंस प्रोविजंस मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या प्रोविजंस है जो मतलब इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज मेंशन किया हुआ है। जैसे हम लोग तो अमेंडमेंट पढ़ चुके थे और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तभी हम लोग क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हम लोगों का क्या है, हम लोगों का कंट्री क्या है, सॉवरेन कंट्री है ना, और सोशलिस्ट कंट्री है एंड सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों का गवर्नमेंट कैसे चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी आके लॉ बना रहा है, ठीक है, राजा मतलब आया कि ये वाला कल से इंप्लीमेंट होगा और हो गया, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से हम लोगों का चलता है। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है, ठीक है, वो क्या पॉलिटिकली हम लोग कहाँ से बोरो किए, पॉलिटिकली जो स्ट्रक्चर है वो तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए कि पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाया वो कहाँ से लिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहां से हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर है वहां से लेके बनाया, ठीक है। और जो फिलोसॉफी है, एक फिलोसॉफी होगा ना कि हम लोगों का जो देश चलेगा वो किस बेसिस में चलेगा, ठीक है, कौन सा फिलोसॉफी को मानेगा, तो वो हम लोग मैक्सिमम कहाँ से वो फिलोसॉफी बोरो किया, अमेरिकन फिलोसॉफी एंड जो आयरिश फिलोसॉफी है वहां से हम लोगों ने बोरो की है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर से बेसिक फीचर से ये चीज हम लोगों का जो साइकोलॉजी समझ में आ जाता है, ठीक है। हम लोग दो क्लास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कर चुके हैं, तो इसलिए क्या होगा अभी थोड़ा इमेज बन चुका होगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक वर्ड को ज्यादा फोकस करेंगे, एक एक पर्टिकुलर चीजों को फोकस करेंगे और उस पर्टिकुलर वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली मीनिंग क्या है और वो क्यों हम लोगों को क्या फायदा है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो चीज हम लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फंडामेंटल राइट, जिसका कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्या होता है फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट एक क्या होता है, एक
जस्टिसेबल राइट होता है ना, जो सेंटर या जो स्टेट है वो सिटीजन को प्रॉमिस करता है कि क्या क्या चीज सिटीजन को सिक्योरिटी मिलेगा। जैसे अगर जैसे घर में क्या होता है, पापा बोलते हैं ना कि हर साल में, ठीक है, आपको 4 ड्रेस मिलेगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब 4 तो मैंडेटरी मिलेगा, उससे ज्यादा अगर होगा तो दे सकते हैं। तो जो मैंडेटरी चीज आपको मिलता है, ठीक है, या एक साल में एक बार हम लोग, ठीक है, घूमने जाएंगे, ठीक है, कहीं बाहर, तो ये क्या हो गया, मैंडेटरी चीज। अगर नहीं जाते हो तो फिर बोल सकते हो पापा को जाके कि आपने तो बोला था, नहीं दिया, ठीक है। अगर तो ये चीज क्या होगा, फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, जस्टिबल है। अगर गवर्नमेंट हमको नहीं देता है, हम लोगों को, सिटीजन को नहीं देता है, तो कोर्ट में जाकर गवर्नमेंट को पूछ सकते हो कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप देंगे, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो। तो जो फंडामेंटल राइट है वो क्या क्या चीज में, क्या क्या चीज आ जाता है उसमें, तो सिविल राइट आ जाता है हम लोगों का, ठीक है, पॉलिटिकल राइट भी आ जाता है, एंड जो हम लोगों का प्रोसीड्यूरल राइट वो भी आ जाता है, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फंडामेंटल राइट, क्योंकि देखो अगर कोई भी कंट्री गवर्न कर रहा है तो कौन सा लॉ को फॉलो करेगा, या कौन सा फंडामेंटल्स को फोकस करेगा, कौन सा प्रिंसिपल को फोकस करेगा, कौन किस चीज में टांग नहीं अड़ाएगा, ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये तो गवर्नमेंट ऐसा करेंगे कि फंडामेंटल चीजों में कभी हाथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सिक्योरिटी है, ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट जैसे जनता है, जनता को कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए होगा ना, गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज मुझे मिलेगा, नहीं तो फिर गवर्नमेंट बनाने का फायदा क्या, अगर गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। तो सिक्योरिटी जो चीज है वो फंडामेंटल राइट के थ्रू हम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ये है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट टांग भी अड़ाता है कभी कभी, ठीक है, या बहुत सारे चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2019 में, ठीक है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, किस चीज में आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट, इसका मतलब क्या है, इस वर्ड में क्या समझ आ रहा है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट मतलब सिटीजनशिप के ऊपर कुछ अमेंड किया होगा, ठीक है, जो सीए हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जब आया था, ठीक है, लॉकडाउन से पहले, ठीक है। तो इसमें क्या था नॉर्मली कि हम लोगों का जो एक होता है ना कि बाहर से हम लोगों को बहुत सारे लोग आ गए, जैसे बांग्लादेश से 1971 में जब वॉर हुआ था, ठीक है, वॉर से पहले बहुत पाकिस्तान ने टॉर्चर किया था ना बांग्लादेश को, तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भाग के कहाँ आ गए, इंडिया आ गए थे, ठीक है, मतलब ऐसे बिना पासपोर्ट बिना बॉर्डर ऐसे क्रॉस करके आ गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आ गए, तो बहुत सारे लोग आके इंडिया में अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में अगर वो लोग रह रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट क्या देंगे, सिटीजनशिप देंगे। कि जैसे अगर कोई भी इंडिया में रह रहे हैं और उनको पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो क्या होगा, घुसपैठिया हो जाएगा ना। तो उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप देंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सी कहां से शुरू होता है कि गवर्नमेंट क्या बता रहा है कि हम लोग सिटीजनशिप देंगे। किसको देंगे सिटीजनशिप? ठीक है, जो लोग हिंदू आए हैं, जो सिख आए हैं, ठीक है, जो जैन आए हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियन आए हैं, ठीक है, इन लोगों को सिटीजनशिप देंगे, लेकिन मुस्लिम को नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, ये फंडामेंटल, ये तो सिटीजनशिप अगर कोई भी चीज गवर्नमेंट कर रहा है तो हम लोगों का कंट्री क्या है, सेकुलर कंट्री है ना। तो सेकुलर कंट्री रिलीजन बेसिस में कैसे लॉ बना सकता है कि कौन सा रिलीजन को मिलेगा, कौन सा रिलीजन को नहीं मिलेगा? नहीं बना सकता है ना। तो गवर्नमेंट अपना लॉजिक क्या दे रहा है, गवर्नमेंट लॉजिक दे रहे कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है एंड जो अफगानिस्तान है, ठीक है, तीनों में से जो भी कंट्री, जो भी मतलब मुस्लिम के अलावा जो भी रिलीजन आएगा उसको सिर्फ हम लोग सिटीजनशिप देंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग, वो जो कंट्री है, तीनों कंट्री, वहां पे क्या है, इस मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो सिर्फ इसलिए मुस्लिम को नहीं देंगे। तो ये क्या होगा, बहुत सारे जो मुस्लिम 1971 में आ गए थे, ठीक है, उनको फिर वापस जाना पड़ेगा बांग्लादेश 50 साल बाद। तो वहां पे जाके क्या करेंगे, सब कुछ तो छोड़ छाड़ के आ गए। तो ऐसे अगर लॉ बनाए रहे हो, ठीक है, सिटीजनशिप के लिए या उनको फायदा के लिए, तो सबके लिए करो ना। फंडामेंटल राइट तो ब्रेक हो रहा है ना, हम लोगों का क्या है, रिलीजन बेसिस में कोई चीज कर नहीं सकते हो, तो इसीलिए झगड़ा चल रहा है, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये वाला दिक्कत फंडामेंटल कभी कभी गवर्नमेंट के साथ हो जाता है, ठीक है, समझ में आया।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट को जो प्रॉमिस करता है कि हाँ अगर मेरा हालत सही रहा तो मैं ये चीज करने की कोशिश करूंगा। जैसे होता है ना, मैंने बताया ना कि पापा ने प्रॉमिस किया कि साल में सिर्फ 4 ड्रेस ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 6 भी कर सकता हूं अगर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही रहा तो, अगर नहीं रहा तो नहीं देंगे या बाद में देंगे। तो ये जो तो इसमें इसका एक्चुअली इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है, मतलब इसका मतलब यही है कि हम लोगों का कंट्री जो है वो कौन से डायरेक्शंस में जाएगा। जैसे होता है ना, फ्यूचर डायरेक्शंस भी पता होना चाहिए ना, जो हम लोगों को करना क्या होगा, फ्यूचर में क्या करना है। जैसे कंट्री को अगर पता ही नहीं है कि फ्यूचर में हम लोगों को क्या क्या चीज सिटीजनशिप को देना है, तो फिर काम क्या करेंगे, किस चीज के? जैसे अगर उनको पता होगा तभी तो वो काम करेगा ना सिटीजनशिप के लिए कि 10 साल तक हम लोगों को ये चीज कंप्लीट कर देना है और उनको ये चीज प्रोवाइड कराना है, तभी एक देश का जो डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में जाएगा। इनइक्वालिटी खत्म होने का मतलब, अगर कोई भी डीपीएस में हम लोग रखे कि हम लोगों को क्या है, इनइक्वालिटी खत्म करना है, ठीक है, सबको रिप्रेजेंटेशन करना है, जितने सारे कास्ट है सबको रिप्रेजेंटेशन देना है, पॉलिटिकली सोसाइटली सबको रिप्रेजेंटेशन देना है, इकोनॉमिकली सबको स्टेबल बनाना है। तो ये अगर हम लोगों का सपना है, जैसे होता है ना कोई सपना देखते हो जो उनको हमको पूरा करना है, तो ये सपना जो है वो जो पूरा करने का जो मतलब बात करता है वो कहाँ पे बात करता है? डीपीएस में भी बात करता है। लेकिन अभी जाके मांग नहीं सकते वो चीज आप कि मुझे ये चीज चाहिए अभी मुझे चाहिए ये चीज। अगर वो दे सकता है गवर्नमेंट तो देंगे, नहीं दे सकता है तो नहीं देंगे। ये चीज क्या होता है? नॉन जस्टिफिबल राइट होता है, इसको सुप्रीम कोर्ट के जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक अभी जो रिसेंटली डिबेट चल रहा है, किस चीज के ऊपर डिबेट चल रहा है? जो आर्टिकल 44 है, ठीक है, डीपीएसपी का, वहां पे क्या बात किया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? देखो जो हम लोगों का मैरिज सिस्टम है इंडिया में, ठीक है, एक कैसे होता है? हिंदू का क्या है? हिंदू मैरिज लॉ है, और मुस्लिम का क्या है? सरिया लॉ है। जो मुस्लिम का मैरिज का सिस्टम है उसमें क्या है? सरिया लॉ है। देखो हम लोगों का एक इंडिया है, इंडिया में हम लोग क्या है? हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख रहते हैं। तो अगर हम लोग इक्वालिटी हम लोग मानते हैं कि सबको इक्वल होना चाहिए, रिलीजियन बेसिस में, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना सीए के टाइम पे, कि अगर रिलीजियस बेसिस में आपको डिवाइडेड करने से फंडामेंटल राइट रोक रहा है तो आप अलग अलग फिर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ क्यों अलग रहेगा? एक होना चाहिए ना। जैसे अगर हम लोगों को रिलीजन बेसिस में कुछ भी लॉ को डिवाइडेड नहीं करना है तो हम लोगों का जो मैरिज लॉ वो भी सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, अलग अलग क्यों होगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो हिंदू लॉ है जो मुस्लिम लॉ है दोनों का एक ही लॉ बनेगा, जो हिंदू के लिए भी बनेगा मुस्लिम के लिए भी बनेगा। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे। तो यहाँ पे मुस्लिम लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम लोग तो वो तलाक सिस्टम जो स्त्री तलाक है उसी को चलाएंगे, हम लोग ये वाला हिंदू लॉ वाला ये चीज मानेंगे नहीं। तो एक चीज ये वाला दिक्कत वाला बात है ना कि देखो आपको इंडिया में रहना है, ठीक है, आपको रिलीजन बेसिस में कहीं पे डिवाइडेड चाहिए, कहीं पे नहीं चाहिए, तो ये दोगलापन हो गया ना। अगर चाहिए तो हर चीज में चाहिए, नहीं तो फिर हर चीज में नहीं चाहिए। देखो अगर मुस्लिम का शरिया लॉ मानना है तो मुस्लिम का हर लॉ यहाँ पे लगा दो। जैसे अगर चोरी करने से हाथ काटते हैं तो वो भी लॉ लगा दो यहाँ पे। अगर बोल रहे हो कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, मुझे तो मैं मैरिज का जो लॉ है मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो जो मुस्लिम का ये भी लॉ है ना कि चोरी करने से हाथ काटते हैं तो वो भी इम्प्लीमेंट करा दो यहाँ पे। तो वो भी तो नहीं कराएंगे, कराएंगे कौन सा? जो वाला फायदा चीज है, जो फायदा है वो कराएंगे, जो फायदा है नहीं कराएंगे। तो ये वाला दोगलापन है ना, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और इनको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहिए सबके लिए। क्योंकि देखो जो मुस्लिम्स जो महिला होते हैं जिनका मैरिज हो जाता है उनके पास कुछ सिक्योरिटी नहीं होता है, कभी भी छोड़ के चले जाते हैं, और छोड़ के चले जाएंगे जैसे 3 तलाक 3 तलाक कर देंगे, तलाक हो जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना ऐसे। तो सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए, ताकि एक जैसे एक कंट्री है तो लॉ भी एक ही होना चाहिए ना, अलग अलग क्यों लॉ बनाएंगे? फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है? हाँ, सिटीजन का फर्ज। जैसे देश का फर्ज होता है, जैसे पापा का कुछ फर्ज होता है, ठीक है, देखभाल करना बच्चों का, तो बच्चों का भी फर्ज होता है क्या? मम्मी पापा को रेस्पेक्ट करना, मम्मी पापा को ध्यान रखना,
तो हम लोगों का अगर ध्यान रख रहा है इंडिया, ठीक है, स्टेट, तो हम लोगों को भी इंडिया को रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यूएसएसआर से आया, ठीक है, रशिया जो यूएसएसआर था वहां से हम लोग ये वाला कंसेप्ट बोरो किए। ये वाला जो है वो नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब इसको कोर्ट में जाके चैलेंज करोगे कि वो ये नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ये नॉन जस्टिफिएबल होता है। इसको क्या होता है कि एक जैसा था ना, किसी को तुम जबरदस्ती थोड़ी प्यार कराओगे कि नहीं मुझे तुम प्यार करो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, ऐसा नहीं चलेगा ना। उसका मन होगा तो प्यार करेंगे, मन होगा तो नहीं करेंगे। तो प्यार जबरदस्ती नहीं करा सकते हो, ठीक है, वो दिल का बात होता है, तो वो अपने दिल से ही आएगा। अगर जबरदस्ती प्यार कराओगे तो फिर वो डर हो जाएगा, प्यार नहीं होगा वो चीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये क्या होता है? एडल्ट का वोट देने का, मतलब जितने सारे एडल्ट है, ठीक है, उनको सबको वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। सिटीजन को कोई वोट में किस बेसिस में, उनको कोई भी अलग बेसिस में, मतलब ऐसा नहीं कि इस कास्ट का लोग वोट दे सकता है, या मतलब व्हाइट लोग या काला लोग वोट दे सकता है, या कौन सा रिलीजन लोग वोट दे सकता है, या कौन सा जेंडर वोट दे सकता है, नहीं सकता, ऐसा नहीं। कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कलर हो, कोई भी कास्ट हो, सबको, जितने सारे लोग एडल्ट है उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ना, इक्वेलिटी प्रिंसिपल, सबको इक्वेलिटी, पॉलिटिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जो हम लोगों का जो लीडर होगा उनको जो चूज करने का, जो हम लोगों का चूज करने का जो राइट होगा वो सबके पास होना चाहिए। तो इसमें एक दिक्कत वाला बात होता है, ठीक है। कोई जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, मतलब उनको वो बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है, एडुकेटेड है, और एक गवार है, ठीक है, मतलब अनएडुकेटेड है। तो किसके मतलब इनका वोट का अगर वैल्यू ऑन है, और ये जो मतलब एकदम अनएडुकेटेड है, ठीक है, एकदम अनएडुकेटेड, उनको कुछ नहीं आता है, कौन सा लीडर सही है कौन सा लीडर गलत है, कुछ नहीं आता है उनका भी वोट का वैल्यू एक है। तो देखो अगर एडुकेटेड है, ठीक है, एडुकेटेड मतलब ये वाला डिग्री वाला एडुकेटेड नहीं, जिनको सही से समझ है, ठीक है, पढ़ाई भी की हो, थोड़ा समझता भी है देश के बारे में, ठीक है, और उनके पास एक क्वालिफिकेशन है, तो अगर ये कोई भी लीडर चूज करेगा और ये भी कोई भी लीडर को चूज करेगा, तो कौन सही वाला चूज कर सकता है? जो एडुकेटेड है वो सही वाला चूज कर सकता है ना, और जो अनएडुकेटेड है उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उनको मतलब ग्रीड दिखा के, पैसा दिखा के, या मतलब कुछ भी ऐसे कुछ भी दिखा के उनको वोट ले सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा? हम लोगों का जो डेमोक्रेसी का जो क्वालिटी है वो खराब हो जा रहा था ना। तो क्या करना होगा कि ऐसे रखना है, या जो मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिवाइडेड करना है, कि अगर किसी के पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो उनका वोट का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो उनका वोट का वैल्यू कम होगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा सही रहेगा? फिर वो करेंगे तो फिर क्या होगा? इक्वेलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग लोग अलग अलग से डिबेट करते हैं कि कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी देखेंगे कि कौन सा क्या क्या आर्गुमेंट होता है, सिर्फ हम लोग आर्गुमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप बताओ। सिर्फ अगर इंडिया का तुम नागरिक हो तो सिर्फ इंडिया के रह सकते हो, दूसरे किसी के साथ नागरिक नहीं रह सकते हो। मतलब अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो सिर्फ उसी के साथ रह सकते हो, दूसरा अफेयर नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो पहला वाला ब्रेकअप हो जाएगा। यह है सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट इंडिया का। सेपरेशन ऑफ पावर ये क्या है? स्टेट जो स्टेट मतलब हम लोगों का जो राज्य है, ठीक है, और जो स्टेट है मतलब सेंटर है, इस सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो भी पावर का एक मतलब पावर डिवाइडेड किया हुआ है, इनको अलग करना है। ऐसा नहीं कि पूरा पावर जो सेंटर के पास रहेगा स्टेट के पास नहीं रहेगा, तो क्या होगा? फिर तानाशाही बन जाएगा ना। फिर तानाशाही बनेगा तो फिर क्या होगा? हिटलर जैसा बनेगा। जुडिशियरी फिर वो क्या करेंगे? अपने हिसाब से पार्लियामेंट को चेंज कर लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से सब चीज को चेंज कर लेंगे। जैसे जिनपिंग में क्या कर रहे हैं चाइना में, अपने तानाशाह बन गया ना। वो तो बोलते हैं मैं डेमोक्रेसी हूं, लेकिन एक्चुअली में डेमोक्रेसी कर रहा है? नहीं करता है ना।
क्या करता है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी रन करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी को चुनो, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। हर जगह में जाके सिर्फ टांग अड़ाता है, ठीक है। अभी जाके टांग अड़ाया एक जगह में, ठीक है, साउथ चाइना सी में अभी जाके फिर टांग अड़ाया, किसके साथ, फिलीपींस के साथ, ठीक है। जो स्पर्टली आइलैंड है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो फिलीपींस का जो मतलब एक शिप था और चाइना आके वहां पे आके मतलब कोलेशंस कर दिया शिप के साथ। क्यों कर रही है, ये वाला डिस्प्यूटेड एरिया है साउथ चाइना सी वाला। कैसे डिस्प्यूटेड एरिया है ये वाला, जैसे देखो साउथ चाइना सी ना, यहाँ पे कितने सारे कंट्री है, जैसे यहाँ पे चाइना है, ठीक है, यहाँ पे वियतनाम है, यहाँ पे मलेशिया है, यहाँ पे भी मलेशिया है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे फिलीपींस है। तो साउथ चाइना क्या होता है एक्चुअली, अगर हम लोग देखें जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ सी जो है, ठीक है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, मतलब उसी कंट्री का जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलेगा उनका ही होगा ना। तो ये चीज क्या है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, चाइना यहां तक चाइना का होगा, यहां तक फिलीपींस का होगा, यहां तक वियतनाम का होगा, ठीक है, यहां तक मलेशिया का होगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए ना, यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी जो है, ठीक है, उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। लेकिन चाइना क्या बोलता है कि मुझे ये नहीं मानना है। वो क्या मानता है, 9 डैश लाइन को मानता है। 9 डैश लाइन मतलब वो जो रेड वाला है ना, वो अपना एक लाइन बनाता है कि ये वाला डैश, ये वाला डैश, ये वाला डैश, ऐसे ऐसे करके ये वाला एरिया मेरा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड क्या, ये चाइना मानता है ये मेरा अंडर में आता है, ये लोग बोलते नहीं ये तो मेरा एक्सक्लूसिव जोन में आता है, ये बोलते मेरा एक्सक्लूसिव जोन में आता है, वियतनाम बोल रहा है ये मेरा एक्सक्लूसिव जोन में आता है। तो ये क्या कोई जब फिलीपींस जो है, ठीक है, इनके जब दिक्कत कर रहे थे तो क्या होगा, जो परमानेंट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां पे जाके वो लोग जाके मतलब चाइना के खिलाफ ब्लेम कर दिए कि चाइना ऐसा ऐसा कर रहा है, यहाँ पे साउथ चाइना सी में अपना रोक जमा रहा है। क्यों जमा रहा है चाइना के यहाँ पे क्या फायदा है साउथ चाइना सी को इकट्ठा करके, क्या उनको क्या मिल रहा है यहाँ पे इतना इंटरेस्ट। देखो ये वाला जो एरिया है ना, बहुत ही ये वाला जो स्ट्रैटेजी अगर देखे तो चाइना को जो भी चीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं चाइना पूरा वर्ल्ड के साथ, ठीक है, इसी एरिया से करेंगे ना। जैसे देखो यहाँ पे चाइना है तो ऊपर से तो नहीं कर सकते क्योंकि वो पोलर रीजन है, तो कहाँ से जाना पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा ना। तो इधर से अगर कहाँ फिलीपींस के कंट्रोल रहेगा, वियतनाम के कंट्रोल रहेगा, तो कभी भी अगर प्रॉब्लम आए और इन लोगों उनका रास्ता ब्लॉक कर देगा तो ब्लॉक हो जाएगा ना। या यहाँ पे उन लोगों ने ड्यूटीज लगाना स्टार्ट कर दिए, तो फिर चाइना इसलिए वो इनको अपना बनाना चाहता है कि पूरा सी मेरा रहेगा, किसी का दिक्कत नहीं, मतलब किसी को हम यहाँ पे अपना रोक जमाने नहीं देंगे, इसलिए चाइना यहाँ पे कर रहे हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत मतलब नेचुरल गैसेस है, ठीक है, नेचुरल गैसेस है एंड बहुत मतलब जो ऑयल है, ठीक है, वो भी है, जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैसेस 190 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर से नेचुरल गैसेस है, ठीक है, और 11 बिलियन बैरल, ठीक है, यहाँ पे ऑयल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो फिलीपींस जो है या बाकी जो कंट्री है अपने जगह में जब मतलब तेल निकालने आते हैं ना, तो चाइना का जो मतलब वॉर का जो सीप आता है यहाँ पे आके उनको डराता है, धमकाता है कि तुम उठा नहीं सकते हो, उनको कभी मार के गिरा भी देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चाइना के साथ लड़ नहीं सकते, तो फिर वो हार मान लेते हैं। तो ऐसे जितने सारे छोटे छोटे कंट्री है सबको ऐसे करते हैं, जब भी कोई मतलब कोई भी कंपनी क्या करते हैं, तेल निकालने के कोई भी जाते हैं और उनको फिर मार धमका के भगा देते हैं। तो इसलिए ये लोग यहाँ पे बहुत डरे हुए रहते हैं। यूएनए में ये चीज चल रहा है, लेकिन ये चीज कंप्लीट, क्योंकि यूएनए का फिर मेंबर है ना चाइना फिर परमानेंट मेंबर है, क्या कर देते हैं, वेटो कर देते हैं। अगर कुछ भी चीज मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में पास करना है तो परमानेंट मेंबर का क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए ना, तो क्या करते हैं, वेटो कर देते हैं। फिर चाइना तो परमानेंट मेंबर है, तो इसीलिए उसका कुछ हो नहीं पाता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, यहाँ पे इंडिया का क्या मतलब इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल गैसेस है, ठीक है, हम लोगों का दुश्मन कौन है, चाइना। हम लोगों का दुश्मन अगर चाइना है तो इन लोगों का दुश्मन कौन है, इनका दुश्मन भी चाइना है ना। ये छोटे कंट्री है, चाइना से अकेला लड़ नहीं सकता है, तो इनके साथ ट्रीटी करो। क्या ट्रीटी करो, पहला तो ट्रीटी करो कि हम इनके पास डिफेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मिसाइल उतना अच्छा नहीं है,
तो इनको मिसाइल बेचो, पैसा भी मिलेगा और वो लोग पावरफुल भी बन जाएंगे और फ्रेंड भी बन जाएंगे। अगर कभी चाइना के साथ और हुआ तो ये लोग साथ देंगे। देखो कितना सारा फायदा। पहला तो मिसाइल बेचेंगे इनको तो पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या, जब और होगा तब सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि किसी के साथ बिजनेस करोगे, ठीक है, डिफेंस डील करोगे तो फ्रेंड बन जाएगा ना, तो फिर साथ देगा। तो पहला तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या करना चाहिए, यहाँ का जो जितने सारे कंपनीज है, जैसे फिलीपींस का जितने सारे कंपनी जो तेल उठाने यहाँ पे जाता है, तो क्या चाइना भगा देता है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया एंड जो फिलीपींस का जो कंपनी है, दोनों जॉइंट कंपनी बना सकता है ना एक, ताकि यहाँ पे इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, ताकि चाइना को थोड़ा डर लगे कि यहाँ पे मतलब इसको मतलब छोटे भाई मतलब छोटे आदमी समझ के मतलब ऐसे बिहेव ना करे, ताकि उन लोगों को लगे यहाँ पे कुछ करेंगे तो इंडिया भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो नेचुरल गैसेस है, अगर इनको बोले कि अगर मैं दोनों मिलके ज्वाइंट कंपनी बनाते हैं और यहाँ पे नेचुरल गैस और ऑयल हम लोग निकालेंगे, ठीक है, और सस्ते प्राइस में बेचेंगे ना, हम लोग निकालेंगे तो कितना प्राइस, तेल का प्राइस गिर जाएगा ना, बहुत कम हो जाएगा। तो इंडिया को वहाँ पे ऐसा करना चाहिए इन लोगों के साथ ज्वाइंट करके, ताकि इंडिया के वो चीज़ हम लोग और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सॉवरेन क्या है? पॉलिटिकल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। पॉलिटिकल मैटर में कौन इंटरफेयर करेगा? जो बाहर का स्टेट है, ठीक है, बाहर का जो कंट्री है वो पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। सॉवरेन मतलब क्या होगा, वो जो हम लोगों का जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट क्या है, सॉवरेन है, मतलब पार्लियामेंट का जो डिसीजन है वहाँ पे किसी का इंटरफेयर नहीं चलेगा, ठीक है, किसी भी कंट्री का किसी के साथ इंटरफेयर नहीं चलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सॉवरेन, ठीक है। तो एक्चुअली पावर किसके पास होता है? लेजिस्लेटर के पास होता है, ठीक है, सॉवरेन। तो यहाँ पे किसी जो एक्सटर्नल चीज है उन लोगों को हम लोगों को सॉवरेन, एक्चुअली सॉवरेन में यही चीज है या अभी और चीज है? सॉवरेन जैसे देखो, अगर हम लोग कोई भी चीज कर रहे, मतलब कोई भी चीज यहाँ पे इंडिया में बना रहे, सॉवरेन का मतलब क्या है कि हम लोगों का किसी भी चीज में कोई इंडिया का कोई भी मैटर में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन अभी क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप होकर क्या हो गया है, इंटरनेट आ गया है, ठीक है, फेसबुक आ रहा है, इंस्टाग्राम आ गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का डेटा चला जा रहा है ना, तो डेटा अगर लीक हो रहा है तो ये सॉवरेनिटी वाला प्रॉब्लम होगा ना, होगा या नहीं होगा? तो साइबर सिक्योरिटी को हम लोग सही करेंगे। जैसे सॉवरेन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मतलब यहाँ पे आके रूल नहीं कर रहे, जैसे पहले क्या होता है कॉलोनिज्म मतलब क्या होता था कि बाहर वो लोग यहाँ पे आते थे और रूल करते थे। लेकिन अभी नियो कॉलोनिज्म में क्या होता है कि नहीं, बाहर से ही रूल करते हैं। जैसे यूएसए का जितने सारे कंपनीज है, ठीक है, गूगल है, फेसबुक है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, क्या है, ये इंडिया में आके अगर इन लोगों को छोड़ दे तो चल सकता है इंडिया? कैसे चलेगा? हर चीज गूगल में होता है, हर चीज यूट्यूब में होता है, फेसबुक में होता है। तो ये वन टाइप ऑफ कॉलोनिज्म नहीं होगा कि उनको नहीं छोड़ सकते, वो लोग आके यहाँ पे हावी हो गए। तो हम लोगों को खुद को टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है ताकि हम लोग भी इंडिपेंडेंट हो सके, सॉवरेन हो सके, जिसको हम लोग बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल सॉवरेन, ठीक है। तो सॉवरेन ऐसा सिर्फ नहीं बनना है कि तुम्हें डायरेक्टली कोई रूल कर रहा है, ऐसा बनना है तुम्हें मतलब पॉलिटिकली भी कोई रूल ना करे, ठीक है, इकोनॉमिकली भी कोई रूल ना करे, ठीक है, किसी तरह का ऐसा कोई भी रूल ना करे, तब हम लोग बोलेंगे हम लोग कंप्लीटली सॉवरेन मेंटेन कर रहे हैं। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट क्या होता है कि पर्सनल मैटर में इंडिया इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसको सोशलिस्ट बोलेंगे। कैसे? मैटर में जो बन करे वो लीडर्स फॉलो कर सकते, वो तो सेकुलर हो गया। सोसाइटी में जो तरीका होते हैं वो आजाद। सोशलिस्ट मतलब सोसाइटी को एक साथ लेके चलना। कैसे? सबके साथ सबका विकास, ठीक है। सोशल गोल, इकोनॉमिकल गोल एंड पॉलिटिकल गोल। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को हम लोग बोलेंगे सोशलिस्ट कंट्री। सो ऐसा नहीं सिर्फ जे किसी के पास मतलब बहुत पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो वो क्या हो गया, वो सोशलिस्ट कंट्री हुआ? नहीं हुआ ना अल्टीमेटली। तो वो हम लोगों को क्या है, इकोनॉमिकल जस्टिस भी करना है, ठीक है, सोशल जस्टिस भी करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी जो कास्ट है उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, कोई भी चीज है उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है।
पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए कि पॉलिटिकल में सबका भागीदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट से अमीर लोग हैं या जिन जमींदार जो पहले लोग थे राजा महाराजा सिर्फ वही लोग पॉलिटिकल में रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। सबको साथ लेके चलना है। सोसाइटली हम लोगों को सबको जस्टिस देना है, इकोनॉमिकल सबको जस्टिस देना है, पॉलिटिकल भी सबको जस्टिस देना है। जो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1976 में, यहाँ पे हम लोग क्या चीज अपनाए थे, मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट अपनाए थे। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब अगर हम लोगों को सोशलिस्ट अप्रोच में चलना है तो ऐसा देखो, सोशलिस्ट अप्रोच मतलब कि गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करेगा, लेकिन हर चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो फिर इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे देंगे हम लोग, सबको बिजनेस कैसे कराएंगे, अमीर कैसे कराएंगे, प्राइवेट कंपनी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि कुछ चीज गवर्नमेंट भी मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, कुछ चीज प्राइवेट का हाथ में भी रहेगा। तो हम लोग 1976 से इस मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग दोनों सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर एंड जो पब्लिक सेक्टर है, दोनों को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और जो एलपीजी हुआ 1991 में, उसके बाद क्या है, सोशलिज्म का नया कॉन्सेप्ट आ गया कि पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग बाहर का जो कंपनी थे उनको आने नहीं देते थे ना, हम लोग सिर्फ इंडियन कंपनी को रन करा रहे थे। तो एलपीजी जब हो गया उसके बाद ही तो बाकी जितने सारे इंटरनेशनल कंपनी आए इंडिया में, फिर इंडिया जो ग्लोबली ग्रो करने लगा बाकी चीजों में। इसलिए हम लोगों को सोशलिस्ट अप्रोच मतलब हम लोगों को बैलेंस रखना है, हम लोगों को वेलफेयर स्टेट रखना है। वेलफेयर स्टेट मतलब सबका भलाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर लोगों को लिए भलाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनका फायदा हो रहा है, गरीब लोगों का फायदा नहीं हो रहा है। वेलफेयर स्टेट मतलब सबके लेके चलना है, सबका, जैसे जो लोग गरीब है उनको ऊपर लेके आना है, जो लोग कास्ट में पिछड़ा हुआ है उनको भी ऊपर लेके आना है। तो ये वाला जो अप्रोच है, ये वाला हम लोग सोशलिस्ट अप्रोच अपनाते हैं। देखो सोशलिस्ट का कंसेप्ट बहुत अलग अलग होता है अलग अलग कंट्री के लिए, ठीक है। हम लोगों का जो सोशलिस्ट कंसेप्ट है, जो हम लोग गांधीयन सोशलिस्ट अप्रोच को मानते हैं, ठीक है, वो वाला ये बताते हैं। लेकिन अगर आप लोग मतलब यूएसए से रशिया का अगर सोशलिस्ट अप्रोच देखो तो वो अलग है, वो भी मानते हैं कि हम लोग सोशलिस्ट कंट्री है। चाइना का सोशलिस्ट वो चीज अलग है, लेकिन हम लोगों का अलग है। अलग अलग से हम लोगों ने अपने हिसाब से डेफिनेशंस को भी तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से बना देते हैं। जैसे जो सेकुलर का कंसेप्ट, हम लोगों का जो सेकुलर इंडिया का कंसेप्ट है और जो वेस्टर्न कंट्री जो सेकुलर का कंसेप्ट है, वो दोनों अलग है। कैसे कि देखो, वेस्टर्न कंट्री क्या मानता है कि हम लोग रिलीजन जो स्टेट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, वो अलग है, रिलीजन उसमें तो मैटर करेगा नहीं, वो उसको हम लोग कुछ नहीं मतलब छुएंगे भी नहीं। लेकिन इंडिया क्या बोलते हैं कि सबको रिलीजन फ्रीडम मिलेगा, सबको रिस्पेक्ट मिलेगा, मतलब हम लोग डिवाइडेड नहीं करेंगे लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों जो सेकुलर कंसेप्ट है, जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, जो इंडियन कंसेप्ट है, वो दोनों सेम नहीं है, वो अलग है सेकुलर के कंसेप्ट। देखो हम लोग अगर सोशलिस्ट अप्रोच अपना रहे तो एलपीजी के बाद क्या हुआ, हम लोगों का टेक्नोलॉजी बहुत डेवलपमेंट हो गया ना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा तो हम लोगों को क्या होगा, और भी हम लोग अच्छे से जस्टिस कर सकते हैं, इकोनॉमिकल जस्टिस कर सकते हैं। प्राइवेट को कंपनी अगर सब लोग मतलब अगर प्राइवेट कंपनी सही करेगा, ठीक है, तो हम लोग और भी इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को एडवांस करना चाहिए। हम लोगों का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि अभी हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च किया ना, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए, ठीक है। तो हम लोगों का जो इसरो है वो बहुत आगे चल चुका है स्पेस साइंस में। स्पेस साइंस भी हम लोगों का जरूरी है ना। अभी और एक चीज चल रहा है, ठीक है, स्पेस साइंस में क्या चल रहा है, गगनयान। क्या है गगनयान? इसरो अभी सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जो फ्लाइट है, ठीक है, गगनयान का जो TVD-1 फ्लाइट है उनको फर्स्ट टेस्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये क्या है, ये जो स्पेस, जैसे देखो अगर किसी हम लोगों ने चंद्रयान भेजा था ना, वहां पे क्या भेजा था, रोबोट को भेजा था, लेकिन इंसान तो नहीं भेज पाया ना। अभी भी अगर चांद में इंसान मतलब कैसे जाएगा, या स्पेस में इंसान अगर भेजना है तो वो हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। वो टेक्नोलॉजी किसके पास है, सिर्फ 3 लोगों के पास है, सिर्फ 3 कंट्री के पास है। यूएसए के पास है, रशिया के पास है एंड चाइना के पास है, और किसी के पास नहीं है। तो हम लोगों को भी अगर हम लोग ये चीज सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं, सक्सेसफुली हो जाता है गगनयान मिशन में, तो हम लोग भी चौथा कंट्री बन जाएंगे जो स्पेस में इंसान को भेज सकता है। तो ये अभी टेस्ट हो रहा है, ठीक है, वेसल्स का फर्स्ट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट टेस्ट में क्या हुआ है
ये वाला जो वेसल्स है, नीचे वाला हिस्सा क्या है, टेस्ट वेसल। ये वाला जो क्रू मॉडल में कौन रहेगा, लोग रहेंगे जो स्पेस में जाएंगे। और ये क्या होगा, क्रू एस्केप सिस्टम। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है, इनको सेफ मतलब उनको सेफेस्ट रखने के लिए। तो अगर इंडिया ने ठीक अभी तक ये बना नहीं पाया है, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया से कोई स्पेस में कोई गया है, कोई भेज पाया है इंडिया से, कोई गया है अभी तक? राकेश शर्मा गया है ना इंडिया का फर्स्ट स्पेस में, कब गए थे? 19 राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। कौन लेके गया था? इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं, कहाँ से गए थे वो लोग? राशिया से गए थे। ठीक है, राशिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्पेस का जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इसरो है हम लोगों का, ठीक है, ये दोनों मिला के एक मतलब दोनों मिल के एक जॉइंट मतलब एक मिशंस किए थे। वहाँ पे राकेश शर्मा गए थे। मतलब हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, मतलब जैसा होता है ना, हम लोगों के खुद के गाड़ी नहीं है, लेकिन एक फ्रेंड का गाड़ी था तो उसको गाड़ी में बैठ के चले गए। तो खुद का गाड़ी भी बनाना चाहिए ना, कब तक फ्रेंड के गाड़ी में घूमते फिरेंगे? तो हम लोग खुद का गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन गया था? कल्पना चावला गया था। कब? 1997 में गया था। कौन लेके गए थे? यूएसए। एक्चुअली कल्पना चावला का है, इंडियन है, ठीक है, पंजाबी एक, ठीक है, पंजाबी है। तो यूएसए चले गए थे पढ़ाई करने के लिए, फिर वहीं पे नासा में जाके साइंटिस्ट बन गए, और फिर यूएसए का सिटीजनशिप भी ले चुके थे। ठीक है, नेचुरल सिटीजनशिप जो होता है यूएसए में रहने के बाद जो मिल जाता है, तो यूएसए का सिटीजन भी बन गया वो, और फिर नासा में काम कर रहे थे। फिर नासा ने उनको 1997 में फिर उनको स्पेस में भेजा था। ठीक है, तो इंडिया का पहला जो लड़की, ठीक है, पहला जो महिला स्पेस में गया है, कौन है? कल्पना चावला। लेकिन उनको सेकेंड बार जब भेजा तो फिर उनका जो मिशन फेलियर हो गया, और फिर उसकी वजह से उनका डेथ हो गया। तो हम लोग का जब ही गगनयान है, ठीक है, इनका प्लान क्या है? 3 लोगों को कहाँ भेजना है? स्पेस में भेजना है। ठीक है, 400 मतलब जो लोअर ऑर्बिट है 400 किमी के ऊपर, उन पे 3 दिन के लिए भेजना है। 3 दिन के बाद फिर वो लोग वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला करने, जैसे पहले लोग भेजेंगे और फिर अगर मिस्टेक होगा तो फिर क्या होगा? दिक्कत आ जाएगा ना। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग का एक वायुमित्रा नाम का एक रोबोट है जो इसरो ने बनाया, ठीक है, गगनयान मिशन के लिए, ये वाला रोबोट है। ठीक है, ये क्या है? इसका नाम क्या है? वायुमित्रा रोबोट। तो इनको क्या करेंगे? पहले टेस्ट करने के लिए इनको बिठाएंगे यहाँ पे, और बिठा के पहले भेजेंगे। फिर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर उसके बाद इंसान को, जो मतलब असली इंसान है, फिर जो साइंटिस्ट है उनको भेजेंगे, और जो 3 लोगों को भेजेंगे, और स्पेस का जो हम लोगों का टूर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये मिशन हम लोगों का सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग चौथा कंट्री बन जाएंगे, यूएसए, रशिया एंड चाइना के बाद, जो स्पेस में भी इंसान को भेज सकता है। अगर इंसान स्पेस में इंडिया इंसान को स्पेस में भेज सकता है, इसमें क्या फायदा होगा? पहला तो जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा इंडिया का, टेक्नोलॉजिकली। और क्या चीज होगा? जो मैंने बताया था ना कि स्पेस टूरिज्म कर सकते हैं, जैसे स्पेस टूरिज्म चल रहा है ना अभी बाकी कंट्री में, जैसे यूएसए में चल रहा है, स्पेस भेज रहे लोग घूमने के लिए, हम लोग भी कर सकते हैं ना। तो पहले तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। पहले तो अभी गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी नहीं है तो फिर भाड़ा में कैसे देंगे गाड़ी को? ठीक है, पहले गाड़ी तो खरीदे, बनाए, तो अभी बना रहे, बना लेंगे। ठीक है, चंद्रयान 3 को कंप्लीट कर चुके हैं, इसको भी कर लेंगे। अब आता है सेकुलर में। सेकुलर क्या होता है? कि इंडिया का जो रिलीजन होगा, जो स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। इसका मतलब होता है इंडिया कोई भी रिलीजन को स्टेट का रिलीजन नहीं मानेगा। और क्या है कि इंडिया हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करेगा एंड प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा। एंड कोई भी जो इंडिया का सिटीजनशिप है, कोई भी रिलीजन को मान सकता है, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, एंड प्रोपागेट भी कर सकता है। ठीक है, पहला तो बिलीव भी कर सकता है, ठीक है, उनको प्रैक्टिस भी कर सकता है, एंड दूसरे को बोल के वो जो होता है ना मतलब प्रोपागेट भी कर सकता है, लोगों को भी इन्फ्लुएंस करके अपने रिलीजन्स पे ला सकता है। तो ये हम लोगों का रिलीजन फ्रीडम देता है। लेकिन मैंने थोड़े देर पहले बताया कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म है और जो वेस्टर्न का सेकुलरिज्म है वो अलग है। वेस्टर्न का सेकुलरिज्म क्या है? वो स्टेट मैटर ही नहीं है रिलीजन, मतलब स्टेट मैटर से हटा दिया है रिलीजन को। लेकिन इंडिया में क्या है? स्टेट मैटर तो है,
लेकिन वहां पे कोई डिवाइडेड नहीं करेगा, सब रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, सब रिलीजन को इक्वली मतलब राइट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, अभी जो करंट सिचुएशन है यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा मतलब सोशियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है थोड़ा बिगड़ रहा है ना, कि थोड़ा अलग जो किसी को मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना है, ठीक है, किसी को राम मंदिर बनाना है, किसी को मतलब क्या बनाना है, तो ये चीज चल रहा है, तो ये चीज थोड़ा भी बिगड़ रहा है। लेकिन ये चीज अगर हम लोग मतलब देखें तो हम लोगों का क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे चीज मांग करते हैं तो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें दिक्कत हो जाएगा ना। अगर इंडिया में हम लोग बना देते कि इंडिया, ठीक है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा, हम लोगों का जो फ्रीडम फाइटर थे, जो सपने देखे थे 200 साल तक, जिस ड्रीम के लिए वो चीज़ हम लोग उन लोगों ने जान दे दिया कि हम लोगों को सेकुलर कंट्री बनाना है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, बनाना है, सब रिलीजन को एक साथ देखना है, तो अभी ये सब करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उनका जो भी सपना था सब खत्म हो जाएगा ना। तो अभी इंडिया में थोड़ा ये वाला मतलब वाइब चल रहा है, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ लोग इसको कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोग सही से इनको मेंटेन कर दे तो। डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होगा कि हम लोगों का जो क्या होगा, जो प्रियम्बल है वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक चीज़ दिया हुआ है। तो डेमोक्रेटिक मतलब हम लोगों का जो कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर होगा, जो सरकार चलाएंगे, वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। ऐसा नहीं कि मतलब जो उनका पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे और फिर उसका बेटा बन जाएगा, इनहेरिटेंस से नहीं चलेगा, राजा जैसा नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर होगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अगर बनते हो तो इलेक्टेड होना पड़ेगा, जनता वोट देंगे और इलेक्टेड करेंगे, तभी आप इस देश का मुखिया बन सकते हो या पावर में आ सकते हो। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। अगर डेमोक्रेटिक जैसे प्रोसेस नहीं हो रहा है, जैसे अगर किसी जगह में वोट ही नहीं हो रहा है, जैसे चाइना में क्या हो रहा है, वोट नहीं हो रहा है, ठीक है, रशिया में क्या हो रहा है, वोट नहीं हो रहा है, तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है। तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, इंडिया में चल रहा है, हम लोग वोट तो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक डेमोक्रेसी थोड़ा मतलब हम लोगों का ये होता है, ठीक है, मतलब कंप्रोमाइज हो जाता है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि जो जिन लोगों के पास पैसा है वो पैसा दे के वोट खरीद लेते हैं, ठीक है, या जिनके पास मसल्स पावर है, ठीक है, पॉलिटिक्स में मतलब बहुत सारे लोग हैं, या गुंडे उंडे लगा के, ठीक है, डरा के धमका के लोगों को इन्फ्लुएंस करके क्या करते हैं, अपना वोट बैंक बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, तो फिर जो डेमोक्रेसी का मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। तो इंडिया में ये सब चीज चल रहा है। जैसे ज्यादा कहाँ देखोगे, यूपी में देखोगे, बिहार में देखोगे, तो क्या होता है, ठीक है, मतलब जो लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ज्यादातर लोग क्रिमिनल्स है, 50% से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मतलब ऐसा हो गया है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आपको क्रिमिनल बनना पड़ेगा। तो अगर ऐसा मूड चला कंट्री का, तो फिर पार्लियामेंट में सब क्रिमिनल बैठेंगे और साधु लोग घर में रहेंगे। तो फिर अगर क्रिमिनल देश चलाएंगे तो फिर कैसा होगा, समझ लो। तो ऐसा अगर चीज चलता गया तो फिर क्या होगा, देश का हालत खतरे में आ जाएगा ना। तो हम लोगों को ऐसा ये चीज को थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, डिस्कशंस करना चाहिए सबके साथ, और इनको हम लोगों को सही डायरेक्शंस पे लाना चाहिए। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मतलब जो भी स्टेट हेड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी हो वो इलेक्टेड होगा। ऐसा नहीं जैसे क्या होता है यूके में, क्या होता है, जो क्वीन होता है वो क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है ना, वो तो इलेक्टेड नहीं होता है। तो यूके क्या है, डेमोक्रेसी तो है वहां पे, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक होगा कौन, जो इलेक्टेड होगा। तो जिस भी कंट्री में देखोगे जो रिपब्लिक है, जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ ताइवान, ये सब क्या है, मतलब जहां जिस कंट्री में सामने रिपब्लिक देखोगे, इसका मतलब उनका जो हेड होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। लेकिन बाकी जितने सारे सऊदी अरब है, ठीक है, यूएई है, ठीक है, ओमान है, कुवैत है, ये सब यहाँ पे क्या है, किंगशिप है। वो तो डेमोक्रेटिक भी नहीं है, रिपब्लिक भी नहीं है, डेमोक्रेटिक भी नहीं है। वहां पे क्या होता है, राजा होता है। राजा कौन बनता है, राजा का बेटा राजा बनता है। तो हम लोग का इंडिया क्या है,
रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या, हम लोगों को क्या 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 होगा, रिपब्लिक तो हम लोग है, लेकिन हम लोगों का सब चीज सही है क्या, सोशियो इकोनॉमिक हम लोगों को इनइक्वालिटी इक्वल है। जैसे अगर देखो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग सॉवरेन है, लेकिन एक्चुअली में सॉवरेन है, रिपब्लिक हम लोग है क्या, एक्चुअली में रिपब्लिक हम लोग है। हम लोग जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग मैच्योर डेमोक्रेसी, अच्छे डेमोक्रेसी बना पा रहे, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लिख दिए, पेपर पेन में चल रहा है और जो प्रैक्टिकली हो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो दोनों होना चाहिए ना, लिखेंगे फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो सोसाइटी का जो मतलब डिवाइडेड है, उनको खत्म करना चाहिए, तभी हम लोग एक सही से डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकते हैं। जस्टिस क्या है, जस्टिस 3 तरह का जस्टिस होता है, ठीक है, एक सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिकल जस्टिस, एक पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो सोशल जस्टिस मतलब देखो, हर कास्ट जो है या हर जेंडर जो है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि किसी जेंडर या किसी पर्टिकुलर कास्ट को क्या लग रहा है कि अलग स्पेशलिटी मिल रहा है, तो क्या हो गया, जस्टिस नहीं हुआ ना, वो सोशल जस्टिस नहीं हुआ। जैसे जो एलजीबीटी जो कम्युनिटी है, ठीक है, उनको क्या लग रहा था, उनको मतलब अलग, जैसे वो होता है ना कि उनको अलग तरीके से लोग देखते हैं। और जो इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस मतलब देखो, अगर हम लोग कोई बहुत ज्यादा गरीब है या कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोगों का वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सही से, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है, किसी के पास खाने के लिए मतलब खाना नहीं है, ठीक है, और कोई मतलब 20 माला का महल में रह रहा है, तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं हुआ ना। तो हम लोगों का क्या, जो कुछ कम्युनिटी है, ठीक है, या जो वुमेन्स है, उन लोगों को क्या देना चाहिए, इकोनॉमिकली आगे बढ़ाना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम लोगों का जो इकोनॉमिकल जस्टिस है वो आगे बढ़े। हम लोगों को इंडस्ट्री तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब सब चीज फॉरेस्ट को काट दो, पोल्यूशन बढ़ा दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। हम लोगों को इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उनसे जो दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत कम हो, पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग जो फॉरेस्ट जो है उनको मतलब बचा के रखें, ताकि जो हम लोग सस्टेनेबल गोल जो है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 17 जो गोल है, ठीक है, जो 1930 तक हम लोग अचीव करना है, तो वो हम लोग कर पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने दिया था, यूएन ने दिया, ठीक है, सबको दिया, सब कंट्री को। इंडिया का रैंक क्या है उसमें अभी 112, ऊपर में 1 नंबर में कौन है, फिनलैंड। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ना, इतना पीछे हर चीज में पीछे रहेगा तो फिर जैसे इंडिया का अगर ग्लोबल पावर बनना है तो ये चीज भी लोगों को दिखाना पड़ेगा ना, जो मैं अच्छा हूँ। जैसे अगर तुम अगर लीडर बनना चाह रहे हो, तो लीडर अगर मतलब खुद ही सही नहीं रहेगा तो कौन मानेगा, लीडर नहीं मानेगा ना। तो हर चीज में सही भी रहना है और तभी तो लोग मानेंगे। तो ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो ये चीज भी हम लोगों को डेवलप करना है, आगे बढ़ा के ये सब भी ठीक करना है। और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए सबको। जैसे क्या होता है, आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है हम लोगों का, लिबर्टी। लिबर्टी में क्या होगा कि जितने सारे चीज मतलब अभी हो रहा है, जैसे कोर्ट में क्या होता है, अभी लाइव प्रोसीडिंग्स होता है ना, जो कोर्ट का जो डिस्कशन एंड डिबेट होता है वो लाइव होता है अभी। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों का जो लिबर्टी है थोड़ा मतलब क्या होता है, क्लियर आ जाता है, या जो भी हम लोगों को देखना चाहिए या जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आना चाहिए वो चीज़ हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एक्सेस है, ठीक है, जो पॉलिटिकल जो एक्सेस है या जो जुडिशियल जो एक्सेस है वो हम लोगों को मिल रहा है। तो ये ऐसे हम लोग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस को कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब हो गया लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, जो आर्टिकल कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 21 में लिबर्टी दिया है, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो हम लोगों का जो फ्रीडम है चीज करने का, तो कहाँ पे दिया है, आर्टिकल 21 में दिया है। तो हम लोगों को ये चीज बैलेंस करना है, जो पर्सनल लिबर्टी है एंड जो सोशल नॉर्म्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्सनल लिबर्टी तो तुम कुछ भी कर सकते हो पर्सनल लिबर्टी के नाम पे, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मतलब कुछ भी तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसा नहीं। सोशल नॉर्म जो है, ठीक है, उनके बीच में भी बैलेंस बनाना है। ठीक है, जैसे क्या होगा कि अभी जो डिबेट चल रहा है, जो माइनर्स मतलब माइनर मैरिड को लेके एंड लिव इन जो कपल को लेके, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि लिव इन जो कपल्स होगा वो सोसाइटी के लिए नॉर्म्स मतलब नहीं है। तो ये चीज डिबेट चलता रहता है, ठीक है, इस चीज के बारे में। जो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये हम लोगों का पर्सनल लिबर्टी है,
ये पर्सनल लिबर्टी में बाकी लोगों का क्या मतलब यहाँ पे टांग अड़ाना है। लेकिन पर्सनल लिबर्टी तो है, लेकिन क्या करना है, सोशल नॉर्म को भी फॉलो करना है ना, उसके बीच में भी तो बैलेंस बनाना है। तो सिर्फ जो आप लिबर्टी के नाम पे तो हर चीज नहीं कर सकते हो। लिबर्टी को तो आपको मिलेगा, उसके साथ साथ सोशल नॉर्म को भी फॉलो करना है। दोनों को बैलेंस करके अगर आप करोगे तभी एक अच्छा कंट्री बन सकता है, अच्छा सोसाइटी बन सकता है, एक रहने लायक सोसाइटी बन सकते हैं। क्लियर? अब होगा इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी भी सोसाइटी में किसी भी लोगों को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वालिटी। इक्वालिटी हर तरह मतलब हर तरह से होना चाहिए ना, जेंडर इक्वालिटी भी होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी का प्रॉब्लम चल रहा है हम लोगों का। और क्या होगा, जैसे हम लोगों का यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिकली बहुत इनइक्वालिटी है, किसी के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, किसी के पास वेल्थ नहीं है। तो इसको भी हम लोगों को, जैसे होता है ना, देखो हर कॉन्सेप्ट हर जगह में हम लोग फिट मतलब इंटरकनेक्टेड है। जैसे इक्वालिटी हर जगह में कनेक्ट हो रहा है, इक्वालिटी मतलब लिबर्टी के साथ कनेक्ट हो रहा है, सोसाइटी सोशलिस्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो एक इंटरकनेक्ट करके हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर वो चीज़ और भी स्ट्रांग हम लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी क्या हो गया है, जो LGBT जो फैमिली है, कम्युनिटी है, उनको क्या मिल गया है, लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है ना अभी सुप्रीम कोर्ट से। तो अभी उन लोगों को जैसे वो सोसाइटी को मतलब एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन उन लोगों को जो लीगल प्रोटेक्शन है वो तो मिल गया है। जैसे सेम सेक्स मैरिज हो सकता है, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज हो जो चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, अभी भी सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी इंडिया में वो चीज़ लीगल कर दिया गया है। इसके ऊपर डिबेट चलता रहता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सही है गलत है, ठीक है, वो अलग डिबेट का पार्ट हो गया। फ्रेटर्निटी क्या है, भाईचारा, ठीक है, ब्रदरहुड, मतलब फ्रेंडशिप अच्छा होना चाहिए, किसके साथ, सबके साथ, जो आसपास है, फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेटिव है, कॉलीग्स है, सबके साथ अच्छे बिहेवियर होना चाहिए, अच्छे ब्रदरहुड मेंटेन करना चाहिए। जो हम लोगों को पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, थोड़ा हाईलाइटेड हुआ ना, कि हम लोगों को यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे हम लोग उस टाइम पे, कि जो मतलब जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या किए, मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, और किसी को हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। कम्युनिटी मतलब अलग ऐसा नहीं कि सर्टेन कम्युनिटी जो अमीर लोग हैं उनको पहले मिलेगा, ठीक है, गरीब लोगों को पहले मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या किए, मतलब जो अमीर थे, ठीक है, उन्होंने हेल्प किया जो गरीब लोगों का, ठीक है, जिन लोगों का मतलब जॉब चला गया या नौकरी चला गया या बिजनेस बंद हो गए, या जो लोग बहुत एक दूसरे को सब लोग सपोर्ट कर रहे थे ना प्रॉब्लम के टाइम, तो इसी को हम लोग भाईचारा बोलेंगे ना। जितना भाईचारा अच्छा रहेगा तो प्रॉब्लम जो आएगा उसमें लड़ने का जो ताकत है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है फ्रेटर्निटी, ये हम लोगों को मेंटेन करना है ताकि हम लोग एक हैप्पी खुशहाल कंट्री बना सके। तो अभी तक जो हम लोगों का जो प्रीएम्बल से वो कितना बार अमेंडमेंट हो चुका है। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जो अमेंडमेंट 105, तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। प्रीएम्बल के अमेंडमेंट का मैं बात करूँ, प्रीएम्बल में क्या क्या चीज चेंज आया है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था ना बेरूबरी केस के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया केशवनंदी भारती केस में आगे, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। और उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसको क्या अमेंड भी कर सकते हैं। पहले क्या बोल रहे थे कि ये पार्ट ही नहीं है, इसको अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद क्या बताया कि ये पार्ट है तो इसको अमेंड भी कर सकते हैं। और हम लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि जो मतलब नेता का जो बेटा है वही नेता बनेगा, ऐसा नहीं कि जो कोई भी नेता बन सकता है ना। तो कोई भी नेता तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन पे तो दिया हुआ है कोई भी नेता बन सकता है, लेकिन बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ऐसा बनाया गया है कि जो लोग नीचे है वो लोग ऊपर आ ही नहीं सकता है, उनके वो उतना सपोर्ट है नहीं। इसलिए हम लोगों को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी करना है। सबको मतलब देखो, देश को अगर सब चलाना है तो सबको भागीदारी देना है ना, सबको पॉलिटिकल भागीदारी नहीं देना है, इकोनॉमिकल भागीदारी देना है, तभी तो हम लोग एक अच्छे डेमोक्रेसी चला सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में,
तो इनको अगर गलती चीज कर रहा है कोई भी, तो इनको इंटरप्रेट कौन करेगा, इनको सही एक्सप्लेनेशन कौन करेगा, कौन चीज कर सकते नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, जो इनको इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो देखो जो प्रियम्बल जो है, ठीक है, प्रियम्बल का जो पार्ट है, प्रियम्बल का जो पार्ट है, अगर तुम बोलोगे कि प्रियम्बल तो लिखा है, क्या इक्वलिटी लिखा है, तो मुझे तो अभी पूरा इक्वलिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो मतलब प्रियम्बल का जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो कोर्ट में जाके इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, सुप्रीम एक्चुअली जो हम लोग का प्रियम्बल वो क्या है, जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफी है वो दिखाता है कि हम लोगों का जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, उनका जो फिलोसॉफी है एक्चुअली बनने, जो एक चीज़ होता है ना बुक का एक समरी, तो समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है, सिर्फ एक पेजेस में, ठीक है। इतना तक समझ आ गया या कोई डाउट है, समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास खत्म करते हैं आज। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों का बेसिक जो चीज़ था, जो मेन मतलब कुछ ऑर्ड्स था, ठीक है, वो उनको हम लोग समझने की कोशिश किए, ठीक है, और फिर हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे। क्लियर?